हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 जनवरी 2022 से एमपी बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो गई है और आपका जो क्लास 12th का सर्वप्रथम पेपर हिंदी का है और उसी हिंदी के पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आपको इस वीडियो में हिंदी पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 26 तक के संपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 26 तक के संपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और अगर आपको इसके आगे के प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर रखें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। अगर आपको इन वीडियो की PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर आपको इन वीडियो की PDF नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आज का यह वीडियो प्रारंभ करते हैं और प्रश्न के उत्तर देखते हैं। आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक पहले में आपसे सही विकल्प चुनकर लिखना था। तो पहले सही विकल्प में आपको सूर्य उदय लिखना है, दूसरे में नई जीवन का उदय, तीसरे में पीढ़ी का अंतराल, चौथे में 3 तथा पाँचवें में आपको आचार्य भरत मुनि की परिभाषा है, आपको वह लिखना है। छठे में आपको लिखना है जुबान का पक्का होना। सही विकल्प में आपको इन आंसरों को लिख देना है। आपके यह सही आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक दूसरे में आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। उसमें सर्वप्रथम आपको जयप्रसाद द्विवेदी, दूसरे में उमाशंकर जोशी, तीसरे में एनकोडिंग तथा चौथे में आपको 11 बजे लिखना है। पाँचवें में साधारण वाक्य लिखना है तथा छठे में आपको चंपू काव्य लिखना है। सातवें में भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखना है। तो इस प्रकार आपके संपूर्ण जो है रिक्त स्थान पूर्ण हो जाते हैं। आपको पहले में अजय प्रसाद द्विवेदी, दूसरे में उमाशंकर जोशी, तीसरे में आपको एनकोडिंग, चौथे में 11 बजे, पाँचवें में साधारण तथा छठे में चंपू काव्य लिखना है और सातवें में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखना है। प्रश्न क्रमांक तीसरे में आपसे सही जोड़ी मिलाइए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। आपको सर्वप्रथम दिया गया था फणीश्वर नाथ रेणु को आपको पहलवान की ढोलक से मिलाना है। आत्म परिचय को हरिवंश राय बच्चन से मिला देना है। अतीत के पाव को आपको यात्रा वृत्तांत से मिलाना है। माधुरी ओझ प्रसाद को आपको शब्द गुण से मिला देना है। माधुरी ओझ प्रसाद गुण को आपको शब्द गुण से मिला देना है। आपको हिंदी को भाषा से मिलाना है और समाचार लेखन 6 प्रकार के होते हैं, इसलिए समाचार लेखन को आपको 6 प्रकार से मिला देना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे में आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। सर्वप्रथम आपको राष्ट्रभाषा की परिभाषा लिखने को कहा गया है। तो प्रत्येक राष्ट्र में एक भाषा होती है जिसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा उस राष्ट्र की संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करती है। आपको लिखना है, राष्ट्रभाषा को लिखना था, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। दूसरे में आपसे कविता का पहला उपकरण पूछा गया है। तो छंद व मुक्त छंद होता है। कविता का पहला उपकरण छंद व मुक्त छंद होता है। तीसरे में आपको यशोधर बाबू की मैट्रिक परीक्षा रेमजे स्कूल में पास हुई थी। यशोधर बाबू आपसे पूछा गया था, यशोधर बाबू की मैट्रिक परीक्षा किस स्कूल में पास हुई थी, तो आपको लिखना है रेमजे स्कूल में। चौथा प्रश्न देखिए आप, भीमराव अंबेडकर का एक कथन दिया गया था कि मैं दलितों के प्रति लड़ूंगा, तो वह कथन किसने कहा था, यह पूछा गया। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कविता के पंख लगाकर कहाँ उड़ती है, तो कविता पंख लगाकर बाहर भीतर इस घर उस घर उड़ती रहती है। छठे में आपसे पूछा गया राजा ने लुट्ठन से क्या कहा था, तो राजा ने लुट्ठन के कान में कहा था, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रखी। आपको यह लिखना है। तो इस प्रकार आपके एक वाक्य के उत्तर पूर्ण हो जाते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, कविता का पहला उपकरण छंद व मुक्त छंद होता है। यशोधर बाबू की मैट्रिक परीक्षा रेमजे स्कूल से पास हुई थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कथन था कि दलितों के प्रति लड़ूंगा, मैं ये संविधान लिखता है। कविता पंख लगाकर कहाँ उड़ती है पूछा गया, तो बाहर भीतर इस घर उस घर पंख लगाकर कविता उड़ती रहती है। राजा ने लुट्ठन से क्या कहा था, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रखी है, राजा ने लुट्ठन से कहा था। सातवें में आपसे कहा गया था दोहे का उल्टा क्या होता है, दोहे का उल्टा छंद आपका उल्टा आपका होता है। दोहे को उल्टा करने पर छंद प्राप्त होता है। कौन सा छंद, दोहे को उल्टा करने पर आपका जो है छंद कौन सा प्राप्त होता है पूछा गया था। आपको देख लेना है क्या प्राप्त होता है। दोहे का उल्टा करने से छंद प्राप्त होता है, आपको देख लेना है। दोहे का उल्टा सोरठा होता है, आपको इसमें सोरठा लिखना है, सोरठा लिख लेना है, इसमें सोरठा होता है। दोहे का उल्टा सोरठा होता है, सोरठा इसका सही आंसर होगा सातवें का। चलिए आप सत्य देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक पाँचवें में आपको सत्य दिए गए थे। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा भी सत्य है आपका, चौथा सत्य,
पाँचवा असत्य और छठा सत्य आपका मात्र आपका पाँचवा असत्य और सभी सत्य आपके दिए गए थे। तो आपको इन सत्य असत्य को देख लेना है। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा असत्य है आपका। पाँचवा ही केवल असत्य, केवल पाँचवा आपका असत्य और सभी सत्य है आपके, देख लेना है आपको। प्रश्न क्रमांक छठे में आपका युगवाणी और सातवें प्रश्न क्रमांक छठे में युगवाणी और कुकुरमुत्ता आएगा आपका, देख लेना है प्रश्न क्रमांक छठे को आपको। प्रश्न क्रमांक सातवें में आपसे पूछा गया है बच्चों से नीड़े इसलिए जागते हैं क्योंकि माता पिता उनके लिए भोजन लेकर भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज़ मिलने पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, सारे दिन अकेले रहकर अपने माता पिता से मिलने की उत्सुक है। सातवें में आपको पूछा गया था बच्चे नीड़ों से किस आस में जाग रहे हैं, तो आपको लिखना है। आठवें में आपको नाटक एवं एकांकी का अंतर लिखना है। तो नाटक में एक अंक होता है, एकांकी में अनेक नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में अनेक अंक होते एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, आपको लिखना है अपेक्षाकृत कम होती है। नौवें प्रश्न को आपको देख लेना है, भक्तिन अपने नाम को क्यों छुपाती थी। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी का, जिसका अर्थ है धन और देवी, लेकिन लक्ष्मी जो थी आपकी भक्तिन, लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था, अर्थात भक्तिन के पास धन बिल्कुल नहीं था, इसलिए वह अपने नाम को छुपाती थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़कियों को पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर माना जाता है, इसलिए उसके जन्म होने पर उसका यह नाम रखा गया था। और वह गरीब थी, भक्तिन अपने नाम लक्ष्मी नाम को छुपाती थी क्योंकि वह गरीब थी और लक्ष्मी उसके नाम का अपवाद था, इसलिए वह अपने वास्तविक नाम को छुपाती थी। आपको 10वें में पूछा गया तो 10वें का प्रश्न देख लीजिए। 10वें प्रश्न में आपसे मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो है उस घरों की दो विशेषताएं लिखनी है। तो मोहनजोदड़ो यह घरों एक विशेष क्रम में बनाए गए थे, में द्वार के अलावा एक और द्वार घर के पीछे बनाया जाता था, मतलब दो द्वार बनाए जाते थे, एक घर के आगे और एक घर के पीछे, आपको लिखना है। पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता में यह सभ्यता इतनी विकसित थी कि इस समय के घरों में शौचालय एवं नालियों का भी व्यवस्था कर दी गई थी। जो शौचालय एवं नालियों की व्यवस्था मोहनजोदड़ो में हो गई थी, ये भी आपको लिखना है। तो पहले आपको लिख लेना है कि घरों में दो दरवाजे होते थे, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, व दूसरे में आपको लिखना है यह सभ्यता इतनी विकसित थी कि इसके एक शौचालय एवं घर बने हुए थे। 11वां प्रश्न देख लीजिए। 11वां प्रश्न में क्या पूछा गया था आपसे। 11वां प्रश्न देख लीजिए कि ऐसा सुव्यवस्थित का अथवा आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे फीचर लेखन कहते हैं। फीचर लेखन किसे कहते हैं, पूछा गया था। तो एक ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाए, उसे फीचर लेखन कहते हैं। 12वां प्रश्न देख लेना है आपको। 12वें प्रश्न में आपको शब्द शक्ति, अभिधा शक्ति के बारे में लिखना है। जिस शक्ति के माध्यम से प्रचलित अर्थ का ज्ञान हो उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। जैसे गाय बड़ा उपयोगी पशु है, अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो जिस शक्ति के माध्यम से प्रचलित ऊर्जा का ज्ञान हो उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। जैसे कि गाय बड़ी उपयोगी पशु है, गाय बड़ी उपयोगी पशु है। आपको अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखनी थी, तो आपको लिख लेना है जिस शक्ति के माध्यम से प्रचलित ऊर्जा का ज्ञान हो, जिस शक्ति के माध्यम से प्रचलित अर्थ का ज्ञान हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। 13वां प्रश्न आपको देख लेना है। PDF नोट्स के लिए आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर, और आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो भ्रमवश जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है तो वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। आपको भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा लिखनी थी। 13वें प्रश्न में आपको लिखना है भ्रमवश जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु के समझ लिया जाए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए उसे भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे समझई तुम्हें घन श्याम हरि नाच उठे वन मोर पाऊ महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जानी महावरी एड़ी मिड़ित जाए, आपको लिखना है। यह लिख लेना है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण भी आपको दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 14 आप देख लीजिए। उपसर्ग तथा प्रत्यय में आपको अंतर लिखना है। तो उपसर्ग शब्द के आगे लगे जाते हैं और प्रत्यय शब्दांश के पीछे जुड़ते हैं। प्रत्यय का उदाहरण है प्रधन आचार प्रचार, आपको एक उदाहरण लिख देना है प्रत्यय उपसर्ग में। यह आंसर पूर्ण हो जाता है। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। देख लीजिए 15वां प्रश्न देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तनु को गाय
का शुद्ध दूध पिलाओ। आपको शुद्ध करने के लिए कहा गया था, तो तनु को गाय का शुद्ध दूध पिलाओ, यह आपका शुद्ध हो जाएगा। और घर में केवल एकमात्र चाय बची है, एकमात्र चाय बची है, घर में केवल एकमात्र चाय बची है, आपको यह शुद्ध करके दिखा दिया गया है। तो आपको ऐसे का ऐसे लिख लेना है, सही आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 16 में आपको रघुवीर सहाय का जीवन परिचय लिखना था, तो आपको जीवन परिचय देख लेना है। रचनाएं उनकी दो दी गई है, रचनाएं दी गई है आत्म के विरुद्ध, आत्मनया के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, यह आपकी दो रचनाएं हो जाएगी। साहित्यगत विशेषता देख लेनी है आपको, रघुवीर सहाय की साहित्यगत विशेषताएं भी आपको दे दी गई है। साहित्यगत विशेषताएं आपको यहाँ से लिख लेनी है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, भाषा शैली रघुवीर सहाय की आपको भाषा शैली लिखनी है। तो रघुवीर सहाय की अधिकतम जो बातचीत है, रघुवीर सहाय ने अधिकतर बातचीत की शैली में लिखा है। अधिकतर बातचीत, जैसे हम बातचीत करते हैं उसी शैली में उन्होंने काव्यगत रचना की है। ये आवश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते हैं, ये अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचते हैं, मतलब इन्होंने अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, आपको लिख लेना है। यह आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका जीवन परिचय लिखना है, तो उनकी दो रचनाएं आपको दे दी गई है। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, आपको 3 रचनाएं दे दी गई है। और इनकी साहित्यगत विशेषताएं आपको देख लेना है, ये साहित्यगत विशेषताएं आपको बताई गई है। तो आप इसके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, और वहीं पर आपको भाषा शैली देख लीजिए। भाषा शैली के लेखक की भाषा तत्सम प्रधान है, इन जो है उनकी तत्सम प्रधान शैली है। इसकी रचनाओं में पंडित में प्रदर्शन और उपेक्षा, सहजता, सरल है। तत्सम शब्द बलों के साथ साथ इन्होंने तद्भव, देशज, उर्दू आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक शैली का अपनाया है। आपको शैली भी दिखाई दी गई है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो 19वां प्रश्न देख लीजिए। 19वें प्रश्न में आप पठित गद्यांश आपको दिया गया था, तो उसका उचित शीर्षक आपका संस्कृति होगा। दूसरे में आपको लिखना है, निष्प्राण पत्थर को संस्कृति के द्वारा जीवंत बनाया जा सकता है। निष्प्रांत पत्थर को संस्कृति के द्वारा जीवंत बना दिया जाता है। तीसरे में आपको लिखना है, जब साध्य एवं साधन दोनों हों तब व्यक्तित्व में विशेषताएं अपूर्ण समझी जाती है। आपको लिखना है, आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना था, जोर जबरदस्ती से लगो, मतलब वो था ना बातचीत वाली बात उलझ गई, वो आपका था, उसमें दिया गया था। तो उसमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी आपको, तो संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या दी गई। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वितान से लिया गया है। इसके रचयिता आपको लिखना है, कौन है इसके रचयिता देख लेना है आपको। तो वो लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश बात सीधी थी पर से लिया गया है। और इसका भावार्थ आपको देख लेना है, जिसका भय था बात के साथ छेड़छाड़ करने से उसका प्रभाव खत्म हो गया। पेंच की चूड़ी घिस जाने पर जिस प्रकार उस स्थान पर घूमने लगती है, अर्थात न कसा होना न बाहर निकलना, उसी तरह बात भी अर्थहीन हो गई थी। आपको इसका अर्थ लिख लेना है, इसका अर्थ लिख लेना है। फिर आपको नीचे देखना है, एक प्रश्न और आपका बच रहा है, आपको इस प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक आपका 21वां है या 22वां है, 22वां प्रश्न है। तो आपको इसमें एक पत्र लिखना था, पूज्य पिताजी को आपको पत्र लिख लेना है। यह पत्र देख लीजिए आप। सादर चरण स्पर्श में यहाँ सकुशल हूँ, आपकी सकुशलता आपको लिख लेना है ये पत्र। और आपका यहीं पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 23वां भी दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 23वां में आपको एक अनुच्छेद लिखना है, निबंध लिखना है, 120 शब्दों में निबंध लिखना है। तो स्वच्छता अभियान पर आपको निबंध लिख देना है, और आपको ये निबंध भी दिखाया जा रहा है। तो निबंध देख लीजिए आप, 120 शब्दों में लिखना है, इसलिए आपको छोटा ही निबंध लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसके आगे के जो आपके प्रश्न पत्र है उनके भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको हमारे चैनल पर संपूर्ण विषय के जो आपके प्री बोर्ड के पेपर होने वाले हैं उनके आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर रखें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य विषय के पेपर पर, अन्य टॉपिक पर। तो चलिए।